So, good evening, everyone. Myself, Dr. Mehek from Global A1 Institute of Paramedical Sciences. Thank you. आप लोग ने अपने डाउट्स भेजे मुझे आपके ICN एंड बाकी नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी नर्सिंग या ऑन्कोलॉजी नर्सिंग बड़े सारे कोर्सेज हैं जिसमें डाउट्स आ रहे थे. सो आई एम हैप्पी टू क्लियर द डाउट्स. आज का डाउट सेशन ऑलरेडी हम लोग 4-5 डाउट सेशन पहले करा चुके हैं. आई होप आप लोग को काफी इंफॉर्मेटिव रहा. एंड आज का जो डाउट सेशन है वो हम लोग सेंटर करेंगे रिगार्डिंग योर नीडल स्टिक इंजरी प्रोटोकॉल्स. जो डाउट हम लोग के पास आए थे, हाउ टू बी गुड आईसीएन, आईसीएन कोऑर्डिनेटर कैसे बने, मतलब अपना रोल, आपका जो आईसीएन है उसमें आप आगे आईसीएन कोऑर्डिनेटर कैसे बन सकते हैं. एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट स्पिल किट स्पिल मैनेजमेंट, उसके रिगार्डिंग डाउट आया था. एचएआई बेंचमार्क डेटा के रिगार्डिंग भी डाउट आया था. एंड ऑल्सो डाउट था बीएमडब्ल्यू स्टोरेज के रिगार्डिंग. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो वेलकम अगेन नर्सेज एंड आपके बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालने के लिए I'll take your doubt one by one. So welcome to doubt session and question and answer session from Global A1 Institute of Paramedical Sciences. तो आज हम लोग जैसा कि मैंने बात करेंगे नीडल स्टिक इंजरी, बीएमडब्ल्यू स्टोरेज, स्पिल किट एंड स्पिल मैनेजमेंट के बारे में. आउटब्रेक मैनेजमेंट जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आईसीएन का. जब आप आईसीएन जैसे हॉस्पिटल्स में काम करेंगे तो आउटब्रेक आपके हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं आएंगे ही. सो आउटब्रेक मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे. एचआई बेंचमार्क डेटा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भेजा था मुझे अमित कुमार ने. सो एचआई बेंचमार्क, जब आप आईसीएन बन जाएंगे तो आप क्या बेंचमार्क किसको फॉलो करेंगे वो गाइडलाइंस में आपको बताऊंगी आज. और लास्टली आईसीएन करियर इंटरव्यू प्रिपरेशन और आईसीएन कोऑर्डिनेटर, मतलब आईसीएन के आगे आप आईसीएन कोऑर्डिनेटर के रोल में कैसे जा सकते हैं. सो लेट्स बिगिन आवर सेशन. क्लास स्टार्ट हो गई ना मेरी, इसी के चक्कर में तो जल्दी आई थी मैं। ओके, 4 बजे मिनट के बाद में स्टूडेंट्स ये एंड करना नर्सेज शुरू कर प्लीज आप दूंगी। अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए ताकि मैं बेस्ट टीच कर पाऊँ, सब लोग समझ पाए. सो लेट्स स्टार्ट विद नीडल स्टिक इंजरी. तो नीडल स्टिक इंजरी मैनेजमेंट जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ आईसीएन. जैसे ही आप आईसीएन का रोल प्ले करेंगे हॉस्पिटल में तो सब लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप नीडल स्टिक इंजरी उनको अच्छे से बता पाए. एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं, नीडल स्टिक इंजरी. हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा हजार्ड है नीडल स्टिक इंजरी. सो नीडल स्टिक इंजरी में आपको पता होना चाहिए प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स क्या है, क्योंकि एवरी मिनट काउंट्स है ना. एंड प्रीवियस एक्सपोजर के लिए कैसे आपको अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रिवेंटेड रखना है, वो सारी डिटेल्स हम बात करेंगे. सो इमीडिएट रिस्पॉन्स जो होता है इन नीडल स्टिक इंजरी, द फर्स्ट 10 मिनट्स मैटर द मोस्ट. तो इसीलिए पहले 10 मिनट में अकॉर्डिंग टू एनएबीएच इन्फेक्शन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, IC5 and WHO guidelines, immediate post action NSI dramatically reduces the risk. Okay, so इसमें आपको अपने स्टाफ को ट्रेन करना है, डू नॉट पैनिक एंड सिस्टमैटिक वे में काम करना है. जैसे ही आपके पास कोई पेशेंट हार्ट अटैक में आता है तो आपका फर्स्ट रोल क्या कहता है कि आप पैनिक नहीं करें. उसी तरह पहले आपको पैनिक नहीं करना है, बी कूल बी काम. इमीडिएटली वुंड को वॉश करना है बहते हुए पानी में, दैट इज नल के पानी में जिसमें टैप वाटर हो गया, उसमें अपने हैंड्स को, सपोजिंग हैंड में है या जो भी वुंडेड एरिया है उसको साबुन और पानी से धोना है फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स. क्या क्या नहीं करना है, जो हमारा बेसिक रिफ्लेक्स होता है, उसको स्क्वीज नहीं करना है, उस पे कोई स्पिरिट नहीं लगानी है, अपने माउथ में नहीं डालना है. सो इन सब चीजों का ध्यान रखना है. ब्लड ब्लड को सक आउट नहीं करना है, माउथ में नहीं डालना है, उसको प्रेस नहीं करना है, स्पिरिट या कोई भी फॉर्म का सैनिटाइजर नहीं लगाना है, एंड उसको स्क्वीज नहीं करना है. सो इन सारी चीजों को ध्यान रखना है. ओनली वॉश विथ सोप एंड वाटर. सेकेंड आपका रहता है गाइडलाइन, उसको रिपोर्ट करना है. सो जिस जिस भी हेल्थ केयर वर्कर के नीडल स्टिक इंजरी हुई है, मेक श्योर आप उनको ट्रेन करें कि वो कोई इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर को आके रिपोर्ट कर रहे हैं. ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑफिसर जो हॉस्पिटल्स में होते हैं या नर्स इंचार्ज जो उनकी है, उनको इमीडिएटली रिपोर्ट कर रहे हैं. वो विल बी डॉक्यूमेंटिंग इट फर्दर. स्टेप 3 आपका रहेगा असेस दी सोर्स पेशेंट डेटा. दैट मीन्स आप बेसलाइन सैंपल्स लेंगे, सोर्स एंड अफेक्टेड हेल्थ केयर वर्कर दोनों के. तो सोर्स का आप स्टेटस भेजेंगे इमीडिएटली, एचआईवी, एचबीवी, एचसीवी, सीरोलॉजी, और उनका कंसेंट लेंगे टेस्टिंग के लिए. अलॉन्ग विद दैट आप जो हेल्थ केयर वर्कर है उनका भी एक बेसलाइन सैंपल ले लेंगे. Step 4 is your post-exposure prophylaxis. So you have to start the post-exposure prophylaxis within 2 hours of exposure, maximum 72 hours. 72 hours मतलब 3 दिन. But it is best अगर 2 घंटे में या 4 घंटे में स्टार्ट कर दी जाए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस.
दैट मीन जो दवाई होती है HIV को फाइट करने के लिए, या HCV या HBV के लिए, सो दीज आर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। ये सारी वायरल बीमारियां हैं, इसीलिए एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो दिए जाते हैं वो हमें स्टार्ट करने होते हैं बेस्ट विद इन 2 आवर्स एंड मैक्सिमम विद इन 3 days, 72 आवर्स। इसीलिए अगर आप इसके बीच में नहीं कर रहे हैं, सो एज अ ICN आपका रोल बनता है अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन करे कि जब भी कोई नीडल स्टिक इंजरी हो उसे छुपाना नहीं है, उससे आके बताना है, एंड आपको उनको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस करेक्टली देनी है। सो PEP प्रोटोकॉल जो हमने ICN में डिटेल लेक्चर्स में इसको काफी डिटेल में समझाया हुआ है। सो इसमें 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है विच आई हैव हाईलाइटेड हियर। HIV PEP रेजिमेंट जो होता है, जो WHO और नाको गाइडलाइंस में आता है, दैट इज प्रेफर्ड TDF 3 TC और प्लस LPV हम देते हैं 28 डेज के लिए। सो 28 डेज के लिए हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देते हैं। यू हैव टू स्टार्ट विद इन 2 आवर्स एंड कभी भी 3 डेज से लेटर नहीं करना है। फॉलो अप सीरोलॉजी, दैट मीन्स जो हेल्थ केयर वर्कर जिसको नीडल स्टिक इंजरी हुई है उसके टेस्ट आप कब कब कराएंगे, हम सीरो कन्वर्जन कब कब एक्सपेक्ट करते हैं। तो फॉलो अप टेस्ट आप एक बेसलाइन पे कराएंगे, दैट इज योर 0 डे पे। सेकंड आप कराएंगे 6 वीक्स पे, यानी कि 1.5 महीने पे। फिर आप कराएंगे 3 मंथ्स पे, और लास्ट आप कराएंगे 6 मंथ्स पे। सो आपको उसकी फॉलो अप टेस्टिंग जरूर रखनी है। जो हेल्थ केयर वर्कर सपोजिंग अपनी फैसिलिटी चेंज कर ले, अपना जॉब छोड़ के चले जाए, तो उनको आपको एजुकेट करके भेजना है कि नहीं, आपको 6 मंथ्स पे रिपीट टेस्टिंग जरूर करानी है। सो यू हैव टू टेस्ट एट 6 वीक्स, 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। उसके बाद HBV और HCV पे अगर हम आए, तो HBV अगर पॉजिटिव है आप जिससे इंजरी हुई है एंड वर्कर अनवैक्सीनेटेड है, स्टार्ट कब करने कौन से, ओके आई विल टेक योर क्वेश्चंस इन द एंड। में चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन देख पा रही हूँ, वी विल टेक इट अप इन द एंड, किरण, थैंक यू। So, if the source is HBsAg positive and worker is unvaccinated, that means जो healthcare worker है उसको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं लगा है, तो आपको इमीडिएटली हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन देना है। अलॉन्ग विद दैट आपको वैक्सीनेशन भी स्टार्ट करना है। बट यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जो मैं लेक्चर्स में भी हम लोग ने बोला है, कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन हर हेल्थ केयर वर्कर का राइट है। सो आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहां पे अगर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, सो प्लीज यू आस्क देम। आप उनको जाके बोलिए, सर हमारा राइट है, वी शुड बी गेटिंग हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, ठीक है। सो एवरी हेल्थ केयर वर्कर हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेटेड होना चाहिए। अगर नहीं है और उनको नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, सो वी हैव टू एडमिनिस्टर हेपेटाइटिस बी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन एंड वैक्सीनेशन। देन उसके बाद HCV जो है, इसके लिए कोई पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस अवेलेबल नहीं है। हमें HCV को सिर्फ मॉनिटर कर सकते हैं विद LFT एंड एंटी HCV या 3 to 6 months। अर्ली रेफरल टू हेपेटोलॉजिस्ट इफ सीरो कन्वर्जन अकर। सो HCV के लिए हमारे पास कोई भी PEP का ड्रग नहीं है, एज आई कैन टेल यू। तो उनको सिर्फ क्लोज मॉनिटरिंग पे रखना है एंड अर्ली रेफरल टू हेपेटोलॉजिस्ट इफ सीरो कन्वर्जन अकर्स। ओके, सो आई विल टेक योर डाउट्स हियर। किरण लाली, आपका डाउट है मैम, टेस्ट 6 मंथ स्टार्ट कब करने, कौन सी डेट से? ओके, सो इसमें मैं बताना चाहूंगी, सपोजिंग कोई पेशेंट को HIV नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, HIV पेशेंट पॉजिटिव है, ठीक है, तो उस पेशेंट पे आप सबसे पहले 0 डे टेस्ट कराएंगे, ठीक है। टेस्ट आप HIV कार्ड टेस्ट करा सकते हैं, साथ ही में आप यू शुड डू अ कंफर्मेटरी टेस्ट लाइक एलाइजा और वेस्टर्न ब्लॉट। उसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट 6 वीक्स पे, 3 मंथ्स पे और 6 मंथ्स पे। इन सारे टाइम पे सिर्फ आपको कार्ड टेस्ट पे रिलाय नहीं करना है, यू मस्ट गो फॉर फर्दर टेस्टिंग, जैसे कि एलाइजा या वेस्टर्न ब्लॉट जो टेस्ट होते हैं, तो वो टेस्ट आपको कराने हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है साहिल मीना का, कि वर्क से पहले ही सारे इंजेक्शन लगवाने हैं क्या? तो साहिल, इसमें एक है कि आप जब भी एज अ नर्स अपना काम स्टार्ट करें, मीन्स आप अपना क्लिनिकल काम स्टार्ट करें, तो यस, आपका वैक्सीनेटेड होना बहुत जरूरी है। आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको वैक्सीनेट कराएं, ठीक है। सो इट इज बेस्ट इफ यू आर वैक्सीनेटेड, क्योंकि नीडल स्टिक इंजरी तो कभी बता के नहीं होती है, कभी भी हो सकती है हेल्थ केयर वर्कर को, तो हमें अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। एंड यूजुअली हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की 0 मंथ पे एक डोज लगती है, फिर 1 मंथ पे लगती है और 6 मंथ्स पे लगती है। उसके बाद आपके टाइटर्स बहुत लंबे टाइम तक, लाइक ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग, वो वैक्सीनेशन आपको सपोर्ट कर देता है।
सो दैट इज ऑल। बाकी टाइटर्स हमें कराते रहने पड़ते हैं एज अ आईसीएन रोल में। जब आप वर्क करेंगे तो हमें टाइटर्स कराने पड़ते हैं हेपेटाइटिस बी के। अगर 10 से कम आ रहा है सो यू नीड अ रीवैक्सिनेशन। सो किरण लाली का क्वेश्चन है, मैम अगर फ्रेश नीडल प्रिक हो तो हम एनएसआई में ले सकते हैं? यस, यस। फ्रेश नीडल, आपका कहना है दैट मीन्स कोई भी इन्फेक्टेड नीडल नहीं है, उन्होंने नीडल निकाली और उनका प्रिक हुआ है। एम आई राइट किरण? यस या नो में मुझे जवाब दीजिए प्लीज। यस, ओके, ग्रेट। तो वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली, कि अगर किसी को भी नीडल स्टिक इंजरी हो जाए, कोई पेशेंट को कंटामिनेट नहीं करा, उन्होंने सपोजिंग सिरिंज निकाली, नीडल खोली और नीडल से इंजरी हो गई, तो दैट इज ऑल्सो नीडल स्टिक इंजरी। अब एज अ आईसीएन ये डॉक्यूमेंट करना आपके लिए क्यों जरूरी है? अगर उनको आज नीडल स्टिक इंजरी हुई तो किस कारण से हुई, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि उसका रूट कॉज क्या था। नीडल स्टिक इंजरी हेल्थ केयर वर्कर्स में होनी नहीं चाहिए। अगर फ्रेश नीडल स्टिक इंजरी हो रही है तो उसका भी आपको इंसिडेंट एक्सीडेंट फॉर्म भरना है, और आपको डॉक्यूमेंट करना है कि मे बी शिफ्ट चेंज हो रही थी, स्टूडेंट नर्स वाज इन अ हरी, तो आपको अपना स्टाफिंग रोस्टर देखना है। सपोजिंग आपको कोई दूसरा कॉज मिले कि कोई नई नर्स ने ज्वाइन करा था, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं हुई थी, इसलिए उनको हड़बड़ी में खोलना नहीं आ रहा था, इसलिए नीडल स्टिक इंजरी हो गई, तो फ्रेश नीडल को भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे इंसिडेंट एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्मेट में। ओके, आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। तो कमिंग टू दिस स्लाइड, एनएबीएच रेफरेंस जो देता है आईसी 5.1, उसमें है हॉस्पिटल्स की एक रिटन पॉलिसी होनी चाहिए फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉलो अप आर मैंडेटरी फॉर एनएबीएच कंप्लायंस। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी केस स्टडी ली है कि बिजी सर्जिकल वार्ड्स में तो नीडल स्टिक इंजरीज यूजुअली आप देखेंगे, या तो जब नर्स ड्यूटीज का शिफ्ट चेंज ओवर हो रहा था, सब लोग जल्दी जल्दी में काम कर रहे थे, तब हो रहा था, या फिर कोई बहुत बिजी वार्ड था, वहां पे नीडल स्टिक इंजरी आपने एनकाउंटर करी। तो नर्स ने रीकैप करी नीडल, यहाँ पे जो मैंने केस सिनेरियो लिया है वहां पे रीकैपिंग द लीडर करा था। ओके, संगीता जालो का क्वेश्चन है कि मैम आईसीएन इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं? तो संगीता, आई विल टेक इट अप। ये थोड़े से क्वेश्चंस कवर करने के बाद हम आईसीएन इंटरव्यू पे भी आएंगे। आज का डाउट सेशन में मैंने आप लोग के सारे डाउट्स को आंसर करने का ट्राई करा है, तो सेशन में बने रहिए, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू संगीता। सो नर्सेज ने रीकैप करा, सो आपको इसके लिए क्या करना है कि रीकैपिंग ऑफ द नीडल इज कम्प्लीटली बैंड, ये आप सबको पता है, फिर भी आपके वार्ड्स में ऐसा कोई फॉलो कर रहा है तो आपको उसका करेक्ट कापा भरना है। एंड व्हाट डिड यू, आपने पूरा कापा करा, आपने चेक करा एज आईसीएन, तो आपको पता पड़ा कि नीडल रीकैपिंग करी, सबसे पहले उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं थी, फिर शार्प डिस्पोजल कंटेनर जो था वो विद इन आर्म्स रीच नहीं था, दैट मीन्स एक हाथ की रीच में उनका शार्प कंटेनर हमेशा होना चाहिए। डिलेड रिपोर्टिंग थी, दैट मीन्स नर्स वेटेड फॉर 4 आवर्स बिफोर इन्फॉर्मिंग दी चार्ज। तो आपको अपने स्टाफ को ट्रेन करना है, उनको बताना है, बार बार रीट्रेनिंग करनी है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर आईसीएन आपको एनफोर्स करना है नो रिकैप पॉलिसी, क्वार्टरली शार्प सेफ्टी ऑडिट करने हैं, एनएसआई रिपोर्टिंग कल्चर अपने स्टाफ में बोलना है कि डरना नहीं है, आपको रिपोर्ट करना है, वैक्सीनेशन इंश्योर करनी है, और दैट इज हाउ यू गो फॉरवर्ड। सो सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास आया था बायोमेडिकल वेस्ट के रिगार्डिंग, विच I got from Sudipta Jana. So thank you Sudipta. Needle stick injury also. So उनका क्वेश्चन था कि हम कितने टाइम तक बायोमेडिकल वेस्ट को अपने हॉस्पिटल में स्टोर कर सकते हैं। सो इसकी एक सिंपल गाइडलाइन है जो आप लोग को फॉलो करनी है, दैट इज 48 आवर्स। आप 2 दिन से ज्यादा कोई भी वेस्ट अपनी फैसिलिटी में नहीं रख सकते हैं। किरण, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, 1 मिनट। सो कोई भी वेस्ट आप अपने फैसिलिटी में 48 आवर्स से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। इफ सपोजिंग आपके पास में कोई रेड कंटेनर है, यू हैव डिस्पोज्ड ऑफ द रेड कंटेनर जिसमें आपका रिसाइक्लेबल वेस्ट है, उनको ऑटोक्लेव करके आपने अपने रूम्स जो आपके सेग्रीगेशन रूम्स है वहां पे पहुंचा दिया, वहां से भी विद इन 48 आवर्स, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ जनरेशन से 2 दिन के अंदर आपका वेस्ट चला जाना चाहिए। तो ये सिंपल गाइडलाइन है, 48 आवर्स, इसी को फॉलो करना है, ऑडिट में भी इसी को बोलना है, एंड मोस्टली सब हॉस्पिटल्स ये फॉलो भी करते हैं। आपकी जो वैन आती है वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन, अगर छोटी फैसिलिटी है तो एक दिन छोड़ के एक दिन आ ही जाती है। सो सिंपल आंसर है इसका 48 आवर्स की गाइडलाइन है। बीच में 1 मिनट इंटरप्ट करना चाहूंगी, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम किरण लाली, दैट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन एंड टेटनस, इसके अलावा भी कोई वैक्सीनेशन देनी है स्टाफ को एज आईसीएन? नो। सो बेसिकली आपके हॉस्पिटल में
हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन सारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, आपका जो स्टाफ जीडीए है जो आपका डस्टबिन वगैरह साफ करते हैं उनको भी देनी है, ठीक है। और जो टेटनस वैक्सीनेशन है वो आपको जीडीए को, दैट मीन्स आपका जो क्लीनिंग करते हैं उन स्टाफ को जरूर जरूर देनी है टेटनस वैक्सीनेशन, बिकॉज उनमें इंजरी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। टेटनस वैक्सीनेशन आप 5 years में एक रिपीट डोज देंगे, ठीक है। एंड बाकी जो हमारे स्टाफ हैं, अगर आपका कोई हाई रिस्क स्टाफ है जो रेस्पिरेटरी केयर में वर्क कर रहे हैं, जिनको इन्फ्लुएंजा के बहुत ज्यादा चांसेस है, या आपके लैब जो फ्लेबोटमिस्ट हैं वो घर पे जा रहे हैं, हु आर टेकिंग सैंपल्स ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड योर कोविड, तो उनको आपको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी देनी है। सो दीज 3 वैक्सीन सब लोग ऑडिट में चेक करते हैं, हेपेटाइटिस बी, टेटनस जो कि मैंडेटरी है, एंड योर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। अब सब बोल रहे हैं बूस्टर डोज नहीं करनी है, तो गिव मी 1 minute। एंड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन फॉर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन फॉर हाई रिस्क हेल्थ वर्कर्स जो इन्फ्लुएंजा के सैंपल्स या आपके फ्लू के सैंपल्स करेक्ट कर रहे हैं, नेजल स्वैब्स। बूस्टर डोज नहीं करनी, तो हेपेटाइटिस बी कब रिपीट नहीं, सो बूस्टर लेना जरूरी है, दैट आपको 016 डोज लेनी जरूरी है। 016 डोज लेने के बाद आप स्टाफ का टाइटर कराएंगे। ओके, सो इनका क्वेश्चन है मिस किरण का कि हेपेटाइटिस बी का स्टाफ को अगर बूस्टर नहीं देना है तो इसकी क्या प्रोटोकॉल्स रहती है। सो लेट मी क्लियर द प्रोटोकॉल्स, मैं आप लोग को इसको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स को लगती है 0, 1 and 6 months पे, ठीक है। 0, 1, 6 months के बाद आप स्टाफ का टाइटर कराएंगे, दैट मीन्स उनका हेपेटाइटिस बी एंटी एचबीएस एजी टाइटर होता है, वो टाइटर कराएंगे। अगर टाइटर मोर देन 10 है, सो यूजुअली वैक्सीनेशन के बाद जो टाइटर्स आते हैं बिटवीन 400 to 1000 रहते हैं, ठीक है। सो अगर टाइटर मोर देन 10 है तो आपको कुछ नहीं करना है, नो रिपीट वैक्सीनेशन इज नीडेड। फिर आप टाइटर्स रिपीट कराएंगे आफ्टर एवरी से 3 to 4 years, मे बी 5 years। अगर बहुत अच्छे टाइटर्स थे, 400 to 1000 टाइटर्स थे, सो यू कैन रिपीट आफ्टर 5 years। अगर 400 से कम से, सो यू कैन रिपीट इट लेटर। एंड उस अगर टाइटर्स 10 से कम आता है तो बूस्टर की जरूरत होती है, अगर टाइटर 10 से ऊपर है तो आपको बूस्टर की कोई जरूरत नहीं है। सो ऑलवेज गेट दी टाइटर फर्स्ट इन वैक्सीनेटेड पीपल। वैक्सीन लगे हुए लोगों में पहले टाइटर कराना है, फिर वैक्सीनेशन का डिसीजन लेना है। ओके, एंड yes, so blue bag, I have, yes, I can see a query from Motorola. Yes, the blue bag that is the puncture proof, which I have used here. आप लोग जो ब्लू डस्टबिन यूज कर रहे हैं वो ड्राई एंड रिसाइक्लेबल मटेरियल के लिए, पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक्स, ग्लास एंड मेटल कैंस के लिए कर रहे हैं। ओके, सो वी यूजली द गाइडलाइंस से दैट ब्रोकन ग्लास या जो ब्लू आपका पंक्चर प्रूफ होता है, दैट इज अ सेपरेट वन एंड फॉर ड्रग्स, एंड अ सेपरेट वन फॉर नीडल्स या शार्प कंटेनर जो आपका होता है। सो इसमें एक क्वेश्चन था हमारे पास सुदीप्ता जाना की तरफ से कि कैन वी स्टोर दी वेस्ट फॉर हाउ लॉन्ग कैन वी स्टोर दी वेस्ट। सो वेस्ट जो भी है वो आपका 48 hours से ज्यादा कभी भी नहीं रहना चाहिए फैसिलिटी पे। इस वेस्ट के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि सेपरेट लॉक्ड और डेडिकेटेड रूम विद प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। दैट मीन्स रेड स्टोरेज का एक अलग रूम होना चाहिए, अलग वेंटिलेशन होनी चाहिए, लाइक सिमिलरली फॉर ऑल। एंड impervious flooring होनी चाहिए which can be easy to clean, that means easy to clean हो जाए। separate bins for each category होना चाहिए। color coded bag racks होने चाहिए। हैंड हाइजीन स्टेशन होना चाहिए एट दी एंट्रेंस, ताकि वहीं की वहीं जीडीए अपना क्लीन कर सके। एंड बीएमडब्ल्यू रजिस्टर जो है वो मेंटेन होना चाहिए। एंड हियर लाइक रेफ्रिजरेशन पॉइंट आई हैव रिटन, बट प्लीज डू नॉट नेवर यूज दिस पॉइंट इन ऑडिट। अगर 48 आवर्स से कभी भी ज्यादा हो रहे हैं, सो यू नीड अ रेफ्रिजरेशन फॉर दी वेस्ट, बट हमारे पास कभी भी डर्टी रेफ्रिजरेटर्स इंडिया में तो हॉस्पिटल्स के पास नहीं होता है, वैसे ही शॉर्टेज होती है, तो वी डोंट स्टोर इट बियॉन्ड 48 आवर्स, ठीक है। सो एनएबीएच इंडिकेटर IC9 आपको बताता है बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट पॉलिसी शुड बी इन प्लेस। रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ वेस्ट हैंडलर्स बहुत जरूरी है, सो दैट उनको इंजरी नहीं हो and they can segregate it correctly. Annual medical examination of waste handlers बहुत जरूरी है, you are checking their hepatitis, their CBC, LFT, KFTs, everything, and immunization records उनके hepatitis B और TT, एंड ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है वहां से मिलता है। थर्ड क्वेश्चन which I got was how to be a good ICN, the qualities that set you apart.
सो बीइंग अ गुड इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स इज ये क्वेश्चन मेरे पास आया था, हाउ सुगुना बोला बोला हैज गिवन दिस क्वेश्चन टू मी. सो being a good ICN, the qualities that set you apart. So, there are few set skills जो ICN में आपको बहुत easily and आपको as a mandate है, once you become a ICN, you have to follow these key skills. So, I have a few more questions. I will take them up at the end क्योंकि बहुत सारे questions आ रहे हैं. I have a question from Kiran for discarding of blood bags. And I have a question from Motorola. Moto, please आपका नाम नहीं आ रहा है. गॉज पीसेस के लिए. सो आई विल टेक इट एट द एंड. एक बार हम सेशन कंप्लीट कर लेते हैं. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चंस. सो वी हैव 4 competencies ऑफ ICN. ICN जैसे जब आप कोई हॉस्पिटल में काम करते हैं, सो देर आर अ फ्यू रोल्स विच वी एक्सपेक्ट. फर्स्ट इज योर सर्वाइलेंस एक्सपर्टीज. तो सर्वाइलेंस के बारे में हमने डिटेल्स में मॉड्यूल्स में बताया भी हुआ है कि सर्वाइलेंस कैसे करनी है. सो एज अ ICN आपका रोल बनता है कि आप एक्टिव सर्वाइलेंस करें और पैसिव सर्वाइलेंस भी करें. नो योर डिनोमिनेटर डेटा. डिनोमिनेटर डेटा जो बहुत डिटेल में हमने समझाया वो आपको पता होना चाहिए. रिपोर्ट रेट, रॉ नंबर, क्लैप्सी, कॉटी, वैप रेट्स, SSI, इनकी डेफिनेशन और इनकी रेट्स आपको पता होनी चाहिए. Then आपको as a ICN you have to give education and training. You have to conduct regular in-service training for all cadres of staff and multimodal teaching opportunities आपको use करनी है demonstration में, audit में, case-based learning. इन सबको document करना है. Then आपको audit and feedback करना है. That means सिर्फ आपको audit यानी कि जैसे आप hand hygiene audit करते हैं या सर्जिकल सेफ्टी ऑडिट करते हैं, तो सिर्फ ऑडिट नहीं करना है, उनके कंप्लायंस भी ट्रैक करनी है और फिर स्टाफ को फीडबैक भी देना है कि हाउ कंप्लायंट वर दे. आपने तो उनको ट्रेनिंग दे दी, बार बार ट्रेनिंग दे दी, बट एक्चुअली वो प्रोसीजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सो यू हैव टू ट्रेन देम रिगार्डिंग दैट ऑल्सो. देन कम्स योर कम्युनिकेशन एंड एडवोकेसी. जैसा कि मैंने ब्लास्ट उसमें एक एग्जांपल दिया था कि हो सकता है बहुत कोई सीनियर सर्जन है आपके हॉस्पिटल में एंड दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू यू. उनको लग रहा है ये कौन ICN आ गए और ये हमें सिखा रहे हैं. तो उनको आपको कैसे कम्युनिकेट करना है, उनको आपको एक्चुअल डेटा दिखा के उनको बताना है कि सर दिस इज द एक्चुअल रिडक्शन इन द हॉस्पिटल सर्जिकल इन्फेक्शन रेट, जिससे आपके पेशेंट्स भी बेनिफिट करेंगे. सो दैट इज हाउ आपको अपना कम्युनिकेशन एंड एविडेंस बेस्ड सबको ट्रेनिंग देनी है. यू हैव टू शो देम द एविडेंस कि सच में हैंड वॉशिंग से, समथिंग एज सिंपल एज हैंड वॉशिंग से इन्फेक्शन रेट इतनी कम हो गई है. Now coming to the ICN mindset, एक मैंने यहाँ पे कोट डाला है आपको मोटिवेट करने के लिए, that infection prevention is not just a department, it is a culture. So as a ICN आपका रोल है कि आप इन्फेक्शन प्रिवेंशन को अपने इन्फेक्शन प्रिवेंशन को अपने हॉस्पिटल में कल्चर बनाएं. दैट मीन्स लोगों का लोग रिपीटेडली वो स्टेप कर रहे हैं, उनके कल्चर मतलब उनकी डे टू डे लाइफ में ये स्टेप आ गया है, जैसे कि हैंड वॉशिंग, वेयरिंग मास्क, वेयरिंग PPE, डॉनिंग एंड डॉफिंग PPE. So this is cultural shift that you have to do as a ICN in your hospital. ये आप कब कर पाएंगे? जब आपका डेटा क्लियर होगा, रिलेशनशिप्स अच्छी होंगी. You have to keep yourself updated with new guidelines and कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है within the standards जो हमारी रूल बुक कहती है. Then I got a question कि NABH 6th edition के according they needed the data, topics and indication for ICNs. So NABH 6th edition के हाथ से there are a few important changes for the ICN and updates, जिसमें आपका आता है HIC. I got this question from Pooja Rawat, so thank you Pooja. So NABH 6th edition में आता है आपका HIC 1, जिसमें आपका हॉस्पिटल इन्फेक्शन कमिटी के रिगार्डिंग क्वेरीज होती है. दैट हॉस्पिटल इन्फेक्शन कमिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, उसकी मीटिंग क्वार्टरली होनी चाहिए, उसके मिनट्स डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए. एंड ICN इज अ मैंडेटरी मेंबर ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी. फिर आपका HIC 2 में आता है कि पॉलिसीज के रिगार्डिंग. दैट मीन्स आपकी रिटन, अप्रूव्ड एंड पीरियोडिकली रिव्यूड इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज होनी चाहिए फॉर ऑल मेजर एरियाज, जैसे कि हैंड हाइजीन, आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स, डिवाइस केयर कैसे करनी है, एनवायरमेंटल क्लीनिंग कैसे करनी है, एंड डिवाइस क्लीनिंग और एनवायरमेंटल क्लीनिंग, डिवाइस मेंटेनेंस कितने कितने टाइम फ्रीक्वेंसी पे होनी है, वो भी आपकी पॉलिसी में डिफाइन होना चाहिए. फिर आता है आपका HIC 3, दैट इज रिगार्डिंग योर सर्वाइलेंस.
सो एज अ आईसीएन आपका रोल बनता है आप एक्टिव और पैसिव दोनों सर्वाइलेंस करें। और एक्टिव सर्वाइलेंस स्पेशली क्लैप्सी, कॉटी, वैप और सर्जिकल इनसाइट इन्फेक्शन रेट्स की जरूर आपको करनी है, जो डिटेल मॉड्यूल्स में हमने बताया है। और डेटा जो आप डेटा रेट करेंगे इन सारी रेट्स का निकाल के, वो डेटा आपको हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी को सबमिट करना होता है क्वार्टरली, हर महीने का निकाल के, एंड बेंचमार्क करना होता है अगेंस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स। HIC 4 जो नई गाइडलाइंस में हैंड हाइजीन के बारे में बताता है, दैट मीन्स WHO's 5 moments ऑफ हैंड हाइजीन हैव टू बी फॉलोड एंड दे हैव टू बी ऑडिटेड। ये मैंने पिछले डाउट सेशन में ऑडिट शीट्स भी दिखाई थी कि ऑडिट शीट्स कैसी दिखनी चाहिए आपकी। तो वो आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स में जाके देख भी सकते हैं। मंथली कंप्लायंस रेट आपको निकालनी है और मल्टी मोडल हाइजीन इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी आपको इन प्लेस रखनी है। HIC 9 आपको बताता है बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। सो बायोमेडिकल वेस्ट की पॉलिसी आपके हॉस्पिटल में होनी चाहिए, स्टाफ ट्रेनिंग होनी चाहिए, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स होने चाहिए और लिंकेज होना चाहिए गवर्नमेंट डेटा से। सो ऑल दिस शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड ऑडिटेड। तो आप NABH रेडी इन्फेक्शन कंट्रोल डेटा कैसे बनाएंगे, या इन्फेक्शन कंट्रोल ऑडिट्स में मोस्टली आपको क्या पूछने को या क्या बोलेंगे ऑडिटर्स आपसे देखने के लिए। सो मंथली डेटा डैशबोर्ड्स जो आपके हैं उसमें आपको इंक्लूड करना है HAI रेट्स पर 1000 डिवाइस डेज, लाइक क्लैप्सी, कॉटी, ये सब आपको डॉक्यूमेंट करना है। हैंड हाइजीन कंप्लायंस परसेंटेज डिपार्टमेंट वाइज आपको डॉक्यूमेंट करनी है। BMW सेग्रीगेशन कंप्लायंस परसेंटेज यू हैव टू डॉक्यूमेंट। NSI नीडल स्टिक इंजरी इंसिडेंट्स जो है वो आपको डॉक्यूमेंट करने हैं। एनवायरमेंटल सर्वाइलेंस एंड कल्चर रिपोर्ट्स आपको डॉक्यूमेंट करनी है। एंटीबायोटिक कंजम्पशन डेटा दैट इज डिफाइंड डेली डोज पर 100 बेड डेज आपको डॉक्यूमेंट करनी है। और ऑडिट के टाइम पे आप कैसे डेटा दिखाएंगे असेसर्स को, आपको रन चार्ट्स या कंट्रोल चार्ट्स दिखाने हैं लास्ट 12 मंथ्स के ट्रेंड्स के। आपकी रेट्स उनको हमेशा बतानी है, नॉट जस्ट रॉ काउंट्स। ये नहीं बोलना है हमारे हॉस्पिटल में 5 इन्फेक्शन हुए थे पिछले 1 महीने में। नो, यू हैव टू शो देम दी रेट कि कितना सर्जिकल साइट इन्फेक्शन था, कितना कॉटी रेट्स थी, कितनी वैप रेट्स थी। आउटलायर मंथ, सपोजिंग आपका किसी मंथ में बहुत ज्यादा रेट बढ़ गया, मे बी ड्यू टू सम रीजन जिसपे आपने एक्चुअली वर्क करा है, तो वो आपको आउटलायर मंथ को दिखाना है कि हमारा ये आउटलायर मंथ आया था ड्यू टू वॉट एवर कॉज, फिर आपने जो भी उसका रूट कॉज करा वो सारी आप डिटेल दिखाएंगे। इंक्लूड प्लान डू चेक एक्ट वाली चेकलिस्ट आप उनको दिखानी है। और मिनट्स ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी जिसकी मीटिंग आप क्वार्टरली करते हैं वो जरूर उनको डॉक्यूमेंट करी हुई दिखनी चाहिए। लाइक हम ऑडिट्स के लिए जाते हैं, सो एज असेसर्स यूजुअली NABH असेसमेंट में क्या पूछते हैं कि शो मी द HAI ट्रेंड, जो यूजुअली ऑडिट्स में चेक होते हैं फॉर द लास्ट 12 मंथ्स, व्हाट करेक्टिव एक्शन यू टुक। सो उससे एक आइडिया लग जाता है कि एक्चुअली ये लोग काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो उतने में उनको आइडिया लग जाता है कि HAI रेट डॉक्यूमेंटेड है हर महीने की अलग से, किसी महीने में राइज हुई तो उन्होंने क्या एक्शन लिया। सो दैट ऑल दे कैन मेक इट आउट। असेंशियल इन्फेक्शन कंट्रोल टॉपिक्स जो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेस को पता होने चाहिए, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस लाइक कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट, एयरबॉर्न इन्फेक्शंस, इन सबके केयर बंडल्स क्या होते हैं आपके, क्लैप्सी, कॉटी, वैप केयर बंडल्स, और ईच एलिमेंट इज एविडेंस बेस्ड, इसकी कंप्लायंस आपको डॉक्यूमेंट करनी होती है। एंटी माइक्रोबियल स्टूवर्डशिप प्रोग्राम जरूर चेक होता है कोई भी ऑडिट में, एंड ICN का रोल जरूर उसमें डिफाइन करना है कि आपने ड्रग रेजिस्टेंस को कैसे फ्लैग करा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स को, रैशनल एंटीबायोटिक यूज को कैसे प्रमोट करा, एंड कंजम्पशन डेटा को आपने डेली डोज मॉनिटरिंग से कैसे ट्रैक करा। एनवायरमेंटल क्लीनिंग प्रोटोकॉल्स आपकी चार्ट्स के थ्रू जरूर चेक होती है, जैसे टर्मिनल क्लीनिंग प्रोटोकॉल्स जब पेशेंट डिस्चार्ज हो गया रूम से, हाई टच सर्फेसेस को कैसे क्लीन किया रहा, डिसइंफेक्टेंट्स को। देन योर स्टेराइल सर्विसेज लाइक CSSD, इनका डीकंटामिनेशन, क्लीनिंग, पैकेजिंग, स्टरलाइजिंग, ये सारी चीजें ऑडिट में चेक होती हैं। Now coming to the spill kit, this question I received from Sonali Padda. So thank you, Sonali. So spill kit and spill management protocol जो है, so I'm sure spill as a ICN आप लोग हॉस्पिटल्स में वर्क कर रहे हैं, तो spill and spill protocol आप लोग यूजली फॉलो करते होंगे, अपनी टीम्स को भी ट्रेन करते होंगे। सो व्हाट इज इनसाइड द स्पिल किट? स्पिल किट के कंटेंट्स आपके हमेशा हर ऑडिट में चेक होंगे। ऑडिट में आपने देखा भी होगा, असेसर्स का बड़ा फेवरेट रहता है कि स्पिल किट स्पिल कर देंगे और फिर किसी को उसको क्लीन अप करने के लिए बोलेंगे। सो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बहुत जरूरी है। आपके हॉस्पिटल में जो भी GDA हैं, जो भी वार्ड बॉयज है, क्लीनिंग बॉयज या क्लीनिंग लेडीज है, उनसे वो जरूर डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे। सो एज अ ICN आपको अपने स्टाफ को जरूर ट्रेन करना है।
तो स्पिल किट में जरूर कुछ कंटेंट्स हैं जो रहने चाहिए। दैट मीन्स आपका पीपीई रहना चाहिए, पेयर ऑफ हैवी ड्यूटी, उसमें रबर या नाइट्राइल ग्लव्स होते हैं, एप्रन होता है, मास्क होता है, गॉगल्स होते हैं, एंड क्योंकि आपको रिस्पॉन्डर को प्रोटेक्ट करना है। फिर आपके अब्सॉर्बेंट पाउडर ग्रैन्यूल्स होते हैं, जैसे कि यूजुअली सोडियम डाइक्लोरोसाइनुरेट यूज करते हैं या क्लोरीन रिलीजिंग ग्रैन्यूल्स यूज करते हैं। अभी भी आई फील हम लोग हॉस्पिटल्स में हाइपोक्लोराइड ज्यादा यूज कर रहे हैं रादर देन दीज ग्रैन्यूल्स। सो हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन होना चाहिए। हाइपोक्लोराइड जो है आपका डेली बनना चाहिए, फ्रेशली कॉन्स्टिट्यूटेड, क्योंकि हाइपोक्लोराइट 1% हाइपोक्लोराइड जो है आपको मार्केट में यूजली हाइपोक्लोराइड 5% या 4% कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है। तो आपको उसको 1% में डेली बनाना है, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूटेड हाइपोक्लोराइड सिर्फ 24 आवर्स के लिए उसका क्लोरीन एक्टिव रहता है। सो हाइपोक्लोराइड जो आपका मेंटेनिंग रजिस्टर या डेली में प्रेपरेशन लॉग है वो भी असेसर्स चेक करते हैं। तो डेली हाइपोक्लोराइड प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, जिससे आपकी डेली सर्फेसेस क्लीन हो रही हैं। देन आपके वेस्ट डिस्पोजल आइटम्स होने चाहिए, जैसे कि येलो बायोहजार्ड बैग उसके अंदर रहता है स्कूप और स्केपर करने के लिए, एंड अब्सॉर्बेंट टॉवल्स होने चाहिए, जिनको हम टिश्यू पेपर्स टाइप भी आप बोल सकते हैं, जिनको हम स्पिल के ऊपर लगा के रखते हैं 20 मिनट्स के लिए। एंड फिर आपके लैमिनेटेड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हर स्पिल किट में होने चाहिए, ताकि जो भी है वो उसको पढ़ के अपना प्रोसीजर कर सके। एक मैंने यहाँ पे एमएसडीएस शीट के बारे में बात करी है, दैट इज योर मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स। सो यू नो हॉस्पिटल्स में बहुत सारे केमिकल्स भी यूज होते हैं, कई बार लैब्स में भी केमिकल्स यूज होते हैं, जिन हर हर केमिकल स्पिल का आप याद नहीं रख सकते कि किस केमिकल का क्या एंटीडोट है, इसीलिए एक मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट होती है, जिसमें हम अपने हॉस्पिटल्स या लैब्स में होने वाले सारे केमिकल्स की डिटेल रखते हैं, और उनके अगेंस्ट में क्या एंटीडोट काम करता है वो उनको हम लिख के देते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप हैंडलिंग ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, यू हैव टू वेयर अ पीपीई। सबसे पहले आप जो भी वहां पे है उनको पीपीई पहनना है। स्पिल किट के लिए अगर आपका बड़ा हॉस्पिटल है तो आपको इन्फॉर्म करके जीटीए को बुलाना है, अगर इफ इट्स अ बिग स्पिल। उसके बाद आपको एरिया को कॉर्डन ऑफ करना है। यू हैव टू पुट दी हाइपोक्लोराइड और एनी ड्राई पाउडर दैट यू आर यूजिंग। 20 मिनट्स आप लिक्विड हाइपोक्लोराइड के लिए देंगे। अगर आप हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड या डाइक्लोरोलॉरेट पाउडर्स यूज कर रहे हैं तो 2 मिनट्स के लिए आप पाउडर ग्रैन्यूल्स को छोड़ेंगे, क्योंकि वो क्लोरीन रिलीजिंग पाउडर्स है, एंड उसके बाद आप क्लीनिंग करेंगे। सो इसमें एक बेसिक कॉन्टैक्ट टाइम ऑफ 20 मिनट्स जो हम यूजुअली लिक्विड हाइपोक्लोराइड के साथ यूज करते हैं, वो इसीलिए यूज करते हैं ताकि एडिक्वेट डिसइंफेक्शन हो जाए। सो दिस कॉन्टैक्ट टाइम इज वेरी वेरी एसेंशियल। कमिंग टू योर स्पेशल सिनेरियोज, जैसे कि आपकी कोई केमिकल स्पिल हो गई है फॉर्मेलिन या ग्लूट्रल डिहाइड के साथ, या फिर मर्करी स्पिल हो गई है। तो अगर केमिकल स्पिल हुई है आपकी, तो उसमें केमिकल स्पिल इज यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम अ ब्लड स्पिल, क्योंकि उसमें आपको हाइपोक्लोराइड या और भी कुछ आप डालेंगे, सो इट विल स्प्रेड अराउंड। सो आपको इमिडिएटली एरिया को इवैक्यूएट करना है। केमिकल जो रेस्पिरेटर्स होते हैं N95 वो मास्क पहनने हैं, हाई ड्यूटी रबर ग्लव्स आपको पहनने हैं, केमिकल रेजिस्टेंट रबर ग्लव्स। एंड उसके बाद आपको अपने सेफ्टी ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है, एंड दे विल टेल यू टू यूज द एमएसडीएस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट आपको यूज करनी है। उसके अकॉर्डिंग आप उस केमिकल में किस चीज का आपको उपयोग करना है वो उसमें बताएंगे। देन सेकेंडली मर्करी स्पिल। सो यूजुअली आजकल हॉस्पिटल्स में ये चल रहा है कि मर्करी थर्मामीटर्स या मर्करी जो आपके बीपी एपरेटर्स होते हैं उन सबको एलिमिनेट करा जाए। तो मर्करी में दो तीन चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। डू नॉट यूज अ वैक्यूम क्लीनर, इट विल disperse the mercury vapor. use the only the mercury spill kit with amalgamation powder. So mercury spill kit एक अलग से होनी चाहिए, या उसी spill kit में आप अलग से एक amalgamation powder रख सकते हैं। आपको रूम को इवैक्यूएट करना है और वेंटिलेट करना है 24 आवर्स के लिए। स्टिकी टेप से लेके आपको उसको कलेक्ट करना है, एयरटाइट कंटेनर में सील करके आपको देना है। जैसे कि आपके सपोजिंग यूरिन कंटेनर बॉक्सेस होते हैं, तो आप मरकरी को उसमें करके टाइटली लॉक करके एंड उसको स्टिकी टेप से कंसील करके आप रख सकते हैं, डिस्कार्डिंग में दे सकते हैं। जब भी आप डिस्कार्डिंग में देंगे, बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलर को अलग से देंगे। कभी भी कोई भी कंटेनर में हम स्पिल मरकरी स्पिल को नहीं डालते हैं। सपोजिंग छोटा मरकरी स्पिल है, आपने उसको कलेक्ट करके यूरिन कंटेनर में डाल दिया, उसके बाहर अच्छे से स्टिकी टेप लगा दी, आप उसको अपने वेस्ट हैंडलर को अलग से हैंड ओवर करेंगे, कोई भी कंटेनर में, कोई भी कलर कोटेड बैग में नहीं डालेंगे। एंड जैसा कि मैंने बताया कि फेज आउट हो रहे हैं सारे मरकरी डिवाइसेस, तो इन सबको फेज आउट करना है। सो आई हैव गॉट अ डाउट, प्लीज प्रोवाइड
Please provide all topics PDF for further information knowledge. ओके, सो मोस्टली जो डाउट्स हैं वो हम डिटेल में मॉड्यूल्स में हम लोग ने लिए हुए हैं, एंड स्टिल वी विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर एंड डिटेल्स ऑल्सो. So coming to the outbreak management and breaking the chain of infections. So as a ICN आप लोग का बहुत important role रहेगा आउटब्रेक मैनेजमेंट में, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जब जहां पे भी इन्फेक्शन कंट्रोल का फेलियर हो रहा है वहां पे आउटब्रेक हमेशा रहेगा. सो आउटब्रेक क्या होता है? आउटब्रेक इज डिफाइंड एज द अकरेंस ऑफ मोर केसेस ऑफ डिजीज दैन एक्सपेक्टेड इन अ गिवन एरिया और अमंग स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड. So recognizing outbreak early and mounting a systematic response is one of the most critical roles of infection control nurse. तो आउटब्रेक मैनेजमेंट क्या होता है कि आउटब्रेक में जो रेगुलर एक्सपेक्टेड केसेस हैं उससे बहुत ज्यादा नंबर्स में केसेस हो रहे हैं. सपोजिंग आपका पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल वार्ड है. सर्जिकल वार्ड में यूजुअली आपका कोई इक्का दुक्का आइसोलेटेड केस को कभी इन्फेक्शन होता है. सडनली आपके 6 केस आ गए एट द सेम टाइम. दैट मीन्स यू हैव एन आउटब्रेक. सो दैट मीन्स जो आपकी केस फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मली जो केस फ्रीक्वेंसी चलती है उससे ऊपर आपकी केस फ्रीक्वेंसी चल गई है, तो यू हैव टू सस्पेक्ट दैट यस दिस इज एन आउटब्रेक, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा हो रहे हैं. सो एज अ आईसीएन आपका रोल बनता है कि आप चेन ऑफ इन्फेक्शन या इस लिंक ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करें. पूरा आईसीएन इन्फेक्शन कंट्रोल एक ही चीज पे बेस्ड है, दैट इज योर ब्रेकिंग दी चेन ऑफ इन्फेक्शन. तो देखते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन में क्या क्या होता है. फर्स्ट कम्स योर एजेंट, दैट इज योर बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई. फिर उसके बाद आते हैं आपके रेजर्वोयर्स, दैट मीन्स योर पेशेंट, एनवायरमेंट एंड आपका इक्विपमेंट. जो आपका इक्विपमेंट है दैट इज वन ऑफ द पोटेंशियल कॉजेज जहां पे आपके बैक्टीरिया, वायरस सब लोग अपनी घर बना लेते हैं. और ऑल्सो योर एनवायरमेंट, जो आपकी टेबल्स होती हैं, आपके ग्लव्स होते हैं, सो दे आर ऑल्सो योर एनवायरमेंट. देन कम्स योर पोर्टल्स ऑफ एंट्री. पोर्टल्स ऑफ एंट्री क्या है? जहां से आपका इन्फेक्शन घुस सकता है. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, वुंड्स हो गए जहां से आपने कैन्युलेशंस दी है, आर्टीरियल लाइंस दे रखी हैं. सो ऑल दीज आर पोर्टल्स ऑफ एंट्री. देन कम्स योर ट्रांसमिशन, कि पेशेंट को ट्रांसमिशन होने के कैसे कैसे चांसेस है. कॉन्टैक्ट से हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो सकता है. देन कम्स योर पोर्टल्स ऑफ एंट्री, जो आते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ब्रोकन स्किन. सो सॉरी, आई सेड पोर्टल ऑफ एग्जिट एंड पोर्टल ऑफ एंट्री. सो पोर्टल ऑफ एंट्री आपके रहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन एंड ब्रोकन स्किन, जहां से इन्फेक्शन घुस सकता है. एंड देन कम्स योर होस्ट हु इज अ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट, या फिर आपका कोई एल्डरली होस्ट है जो सेम वार्ड में रिजाइड कर रहा है. सो दिस इज योर चेन ऑफ इन्फेक्शन जिसको आपको ब्रेक करना है. जब भी कोई आउटब्रेक आपके पास आए तो इस तरह से आपको अपना दिमाग चलाना है कि एजेंट क्या था, रेजर्वोयर क्या था, पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या था, ट्रांसमिशन कैसे हुआ, पोर्टल ऑफ एंट्री कहाँ से हुआ, और होस्ट कौन था जिसको सेकेंड इन्फेक्शन हुआ है. सो उस हिसाब से आपको इसमें सोचना है. एंड एवरी स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, एवरी केयर बंडल, एवरी आइसोलेशन प्रोटोकॉल टारगेट्स एटलीस्ट वन लिंक. सो जब भी आप कोई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कोई मेथड, तो एक लिंक को जरूर आप टारगेट कर रहे हैं ब्रेक करने के लिए. सो जब भी आप एज अ आईसीएन आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएं अपने हॉस्पिटल में, सो कुछ चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है. सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है डायग्नोसिस को. दैट मीन्स कंफर्म द केसेस माइक्रोबायोलॉजिकली, इंश्योर लैब डेटा इज रिलायबल. कभी भी वर्ड ऑफ माउथ पे नहीं रिलाई करना है कि पेशेंट को फीवर हो रहा है. नो, अंटिल अनलेस यू गेट अ कंफर्म रिपोर्ट. जैसे कि आपको माइक्रोबायोलॉजिकली कोई कल्चर रिपोर्ट पॉजिटिव ना मिले, या कोई ऑर्गेनिज्म आपको स्लाइड्स में नहीं मिले, थ्रू योर माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट आपको उस पर नहीं एक्ट करना है. देन आपको कंफर्म दी आउटब्रेक, दैट मीन्स डिफाइन कि आपका करंट केस रेट जो है उससे ऊपर केस रेट चली गई है. सो ट्रूली एन आउटब्रेक है कि नहीं है. देन आपको केस को डिफाइन करना है. So your case should have a clear definition, confirmed, probable and suspected. In case definition जो है वो हमें CDC गाइडलाइंस देती है डिफरेंट बीमारियों की, तो हमें केस डेफिनेशन वही यूज करनी है टू क्लासिफाई अ क्लासिक केस. आपको फिर केसेस को सिस्टमैटिकली फाइंड करना है, एक्टिव फाइंडिंग भी करनी है, एंड उनको माइक्रोबायोलॉजिकली रिपोर्ट्स के लिए देखना है, वार्ड राउंड्स लेने हैं, अलर्ट ऑर्गेनिजम्स पे ध्यान देना है. देन यू हैव टू डिस्क्राइब टाइम, प्लेस, पर्सन, एपिडेमिक कर्व उसका बनाना है, स्पॉट मैप बनाना है, डेमोग्राफिक एनालिसिस करनी है, हाइपोथेसिस उसके बाद आपको बनानी है, दैट व्हाट वाज द लाइकली सोर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन. सपोजिंग जो आपका फर्स्ट केस था वहां से क्या कॉज हो सकता था, हाउ वाज ही इन्फेक्टेड एंड हाउ द चेन फॉलोड.
इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स, आपको कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, कोहॉर्ट नर्सिंग, इन्वायरमेंटल डिकंटामिनेशन, ये सारी चीजें करवानी है। एंड देन यू हैव टू इवेलुएट योर मेजर्स कि आपने जो मेजर्स लिए वो कितने इफेक्टिव थे, उनको आपको हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी को इन्फॉर्म करना है एंड एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली इन्फॉर्म करना है। सो इसको समझाने के लिए आई हैव टेकन अ केस स्टडी रिगार्डिंग MRSA आउटब्रेक इन अ सर्जिकल ICU। सो ओवर 3 वीक्स इस हॉस्पिटल में क्या हुआ, 3 वीक्स के पीरियड में 6 पेशेंट पॉजिटिव आ गए इन अ 10 बेडेड सर्जिकल ICU, जिनको MRSA सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हुआ। नाउ दिस इज ऑफ कोर्स अबव द नॉर्मल केस रेट। The organism was found on the nurse's hand and ultrasound probe and in nasal swab of 2 staff members. ठीक है, so finally कहाँ कहाँ पे वो isolate हुआ, you can see here. ICN इन्वेस्टिगेशंस क्या करी ऐसे केस में, उन्होंने देखा हैंड हाइजीन कंप्लायंस वाज ओनली 38% प्री प्रोसीजर। सो उनको दिखा कि नहीं, इस वार्ड में तो हैंड हाइजीन कंप्लायंस ही बहुत कम है, 38 ओनली। अल्ट्रासाउंड प्रोब्स जो थे उनको क्लीन करा जा रहा था पर डिसइंफेक्ट नहीं करा जा रहा था, विच इज अ लो लेवल क्लीनिंग। 2 हेल्थ केयर वर्कर्स एसिम्टोमेटिक MRSA नेजल कैरियर्स थे एंड कोहोर्ट नर्सिंग वाज नॉट इन अ प्लेस फॉर कोलोनाइज्ड पेशेंट। सो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स द ICN इन्वेस्टिगेटेड। और फिर उन्होंने आउटब्रेक कंट्रोल मेजर्स क्या क्या लिए, एक्टिव सर्वाइलेंस कल्चर्स लिए सारे SICU पेशेंट्स के लिए, डीकोलोनाइजेशन ऑफ कैरियर स्टाफ विद म्यूपिरोसिन ऑइंटमेंट, नेजल ऑइंटमेंट लगाया। अल्ट्रासाउंड प्रोब जो है उसका डीकंटामिनेशन टू इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन उन्होंने करना स्टार्ट करा। इमरजेंसी हैंड हाइजीन रीट्रेनिंग एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में सारे स्टाफ को लिया and no new MRSA case was then reported after 10 days. Outbreak was declared over. So that is how आपके अगर हॉस्पिटल में कोई भी रियल केस सिनेरियो आता है तो आपको इसी तरह से उसको पूरा वर्कअप करना है और बताना है। So coming to your NABH and JCI requirements for outbreak management, NABH HIC 1 जो है सर्वाइलेंस एंड आउटब्रेक के बारे में बात करता है। Hospitals must have a written outbreak investigation for management policy, and any cluster of 2 or more linked cases of an alert organism must trigger an outbreak investigation protocol. HICC Hospital Infection Control Committee जो है उसको आपको within 24 hours notify करना होता है। JCI PCI 9 जो गाइडलाइन है वो एपिडेमिक्स एंड आउटब्रेक्स के बारे में डील करती है, जिसमें बताती है कि JCI मैंडेटेड हॉस्पिटल्स को मैंडेटरी है कि आइडेंटिफाई करे एंड रिस्पॉन्ड करे टू एपिडेमिक्स एंड आउटब्रेक्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। डेडिकेटेड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम विद एपिडेमियोलॉजिकल ट्रैकिंग, रिस्पॉन्स कैपेसिटी कितनी है हॉस्पिटल की, ये सारी कम्युनिकेशन प्लान पब्लिक को भी कम्युनिकेट होना चाहिए और हॉस्पिटल वर्कर्स को भी। अलर्ट ऑर्गेनिजम्स आपके कौन से रहते हैं, MRSA, VRE, CRE, ESBL और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, एक्टिनोबैक्टर बोमानी, ये सारे आपके अलर्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। कोई भी any 2 epidemiologically linked cases constitute a potential outbreak and must be investigated as per protocol. So MRSA तो आप लोग बहुत कॉमनली देख ही रहे होंगे, वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकॉकस भी आजकल बहुत कॉमन हो गया है हॉस्पिटल्स में। तो ये सारे अलर्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। So then I got a question regarding HAI benchmarks. What is the gold standard of HAI benchmarks? I got this question from अमित कुमार। सो थैंक यू अमित इस क्वेश्चन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि क्या है ना, ICN होके हमें पता तो पड़ जाता है कि हमें ये क्लॉटी रेट मेंटेन करनी है, क्लैप्सी रेट मेंटेन करनी है, पर किस कॉन्टेक्स्ट में मेंटेन करनी है, मतलब किससे कम हमारी होनी चाहिए, वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस कौन सी फॉलो करनी है। तो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस जो है उनकी रेट्स जो है वो किसी चीज से तो हम कंपेयर करेंगे ना, तभी उसका बनेगा। तो बेंचमार्क हम फॉलो करते हैं INICC, दैट इज इंटरनेशनल नोजोकोमियल इन्फेक्शन कंट्रोल कंसोरियम होता है, जिनकी बेंचमार्किंग यूजुअली इंडिया में मोस्टली हॉस्पिटल्स टेक इट अप एंड यू कैन शो इट इन ऑडिट ऑल्सो। सो HI बेंचमार्क्स रेट जो है वो 0.8% है क्लैप्सी रेट। सो 0.8 इज पर 1000 सेंट्रल लाइन डेज जो आपकी US में यूज हो रही है। इंडिया में ऑलमोस्ट 4.9 टू 7.2 पर 1000 CL डेज आपका आता है। सो यू कैन नोट डाउन दीज रेट्स, आप इनको यूज कर सकते हैं अपने बेंचमार्किंग के लिए। 1.7 इज योर कॉटी रेट जो पर 1000 यूरिनरी कैथेटर डेज यूज होती है NHSN में, एंड इंडिया में ऑलमोस्ट 3.1 टू 5.5 पर 1000 कैथेटर डेज। दिस इज द रेट दैट वी यूजुअली गेट ड्यूरिंग ऑडिट्स। वैप रेट जो है वो दैट इज योर 1.1 पर 1000 वेंटिलेटर डेज, एंड इंडिया रिपोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली 7.9 टू 13.6 पर 1000 वेंटिलेटर डेज। And your 2% is your surgical site infection rate, and
बेसिकली इट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन तो प्रोसीजर बाय प्रोसीजर का भी वेरी करता है एंड यूजुअली क्लीन सर्जरीज के लिए एनएबीएच रिक्वायर्स प्रोसीजर स्पेसिफिक एसएसआई ट्रैकिंग फॉर क्लीन सर्जरीज टू बी लेस देन 2%। सो क्लीन सर्जरीज के लिए आपको लेस देन 2% अपने हॉस्पिटल में दिखाना है ड्यूरिंग योर एनएबीएच ऑडिट्स। So you know इंटरनेशनल नोजोकोमियल इन्फेक्शन कंट्रोल कंसोर्टियम जो है इसमें डेटा समरी ऑफ ऑलमोस्ट 45 कंट्रीज रहती है एंड इसको आप एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं एचएआई बेंचमार्किंग के लिए एंड फॉर डेवलपिंग नेशंस बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, इसलिए यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या डेवलप्ड नेशन से थोड़ी सी ज्यादा हमारी रेट्स रहती है, बट यस फॉर ऑडिट पर्पस दिस कैन बी यूज्ड। सो हाउ टू बिल्ड योर HAI ट्रेंड रिपोर्ट। आपकी जो HAI ट्रेंड रिपोर्ट है नंबर ऑफ HAI केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवाइस डेज इन 2000, इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत डिटेल में कैलकुलेट करना हमने मॉड्यूल्स में भी बताया है। सो सपोजिंग फॉर एग्जांपल 3 क्लैप्सी केसेस अगर है 650 सेंट्रल लाइन डेज पे, तो आप इनको 4.6 पर 1000 CL डेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। And you have to always track device utilization ratio, that is your device days divided by patient days. यूजुअली एज अ आईसीएन आपकी क्या क्या रेट्स ट्रैक करी जाएंगी या क्या क्या रेट्स आपसे ऑडिट में पूछी जाएंगी, आपकी क्लैप्सी कॉटी वैप रेट्स, ये रेट्स जरूर चेक होंगी ऑडिट में। एसएसआई ऑफ कोर्स, हैंड हाइजीन कंप्लायंस जिसका टारगेट आपका रहना चाहिए मोर देन 80%। सो एज अ आईसीएन हैंड हाइजीन ऑडिट जो मैंने लास्ट डाउट सेशन में भी बताया था, प्रीवियस रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, हैंड हाइजीन ऑडिट जरूर करना है एंड टारगेट मोर देन 80% का रहना चाहिए कंप्लायंस का। केयर बंडल कंप्लायंस आपका टारगेट मोर देन 95% रहना चाहिए क्योंकि बहुत हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है अगर आप नहीं फॉलो करेंगे। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म रेट्स आपको कैलकुलेट करनी है, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल रेट आपको कैलकुलेट करनी है एंड नीडल स्टिक इंजरी रेट जो है वो भी आपको कैलकुलेट करनी है पर 100 हेल्थ केयर वर्कर्स। सो योर नीडल स्टिक इंजरी शुड आल्सो बी शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड ओवर द पीरियड। इस तरह से आपको अपनी रेट्स ऑडिट में दिखानी होती है। आई हैव शोन यू ग्राफ हियर। सो इसमें एक बेंचमार्किंग भी उन्होंने 1.7 बता रखी है, दैट लाइक दैट यू हैव टू शो वैप रेट विद अ बेंचमार्क, क्लैप्सी रेट, क्वार्टी रेट, इस तरह से आप मंथ वाइज अपनी रेट्स डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं ऑडिट के टाइम पे। तो HAI surveillance, as per your 6th edition of NABH, it requires your active surveillance, that is daily counts आपको करनी है, clinical reviews करने हैं, case definition जो भी आप यूज करें वो हमेशा और स्टैंडर्ड CDC के अकॉर्डिंग करें। रेट कैलकुलेशन आप 1000 के अकॉर्डिंग करेंगे, 1000 डिवाइस डेज के। बेंचमार्किंग आपको मैंने बता दिया, लाइक वी आर यूजिंग INICC गाइडलाइंस जो इंडिया में भी वैलिड है एंड HICC रिपोर्टिंग आपको हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी को मंथली रिपोर्ट करनी है एंड क्वार्टरली मीटिंग करनी है। So NABH assessors will actually specifically check that your surveillance methodology using standardized case definition आप यूज कर रहे हैं या नहीं, डिनोमिनेटर डेटा में आप डिवाइस डेज डाल रहे हैं या नहीं, एंड जो भी रेट्स ट्रेंड में है they will check all your data during the audit. कमिंग टू योर कॉमन ICN इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो मेरे पास क्वेश्चन आया भी था लाइक ICN इंटरव्यू क्वेश्चंस का हरमिंदर से एंड अभी भी संगीता ने आई फील पूछा था। सो ICN इंटरव्यूज के कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो हमारे बहुत सारे ICN स्टूडेंट्स भी हैं हु हैव सक्सेसफुली गॉट देयर जॉब्स, सो उनसे भी पूछा। एक मिनट, संगीता का क्वेश्चन है, मैम प्लीज टेल ऑल टॉपिक्स जो लेक्चर में डिटेल्स एंड PDF में प्रोवाइड किया जाएगा। ओके यस संगीता। सो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ICN इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, which we have got to know from our ICN nurses also who have recently got selected in different places. So what are the 5 moments of hand hygiene? तो hand hygiene आपसे demonstrate भी करा सकते हैं and 5 moments of hand hygiene is one question जो कभी भी मिस आउट नहीं होगा। हर ऑडिटर या हर इंटरव्यू असेसर ये क्वेश्चन पूछेगा ही। So आपका आंसर होगा बिफोर पेशेंट कॉन्टैक्ट, बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, आफ्टर कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट सराउंडिंग्स। So all these 5 moments of hand hygiene you should be knowing. How do you calculate CLABSI rates? वो आपसे जरूर पूछेंगे जिसका detailed we have also shared in our modules. Number of CLABSI divided by number of central line days in 2000. So इसमें always define your numerator using your CDC criteria, यानी कि हम drug definition, case definition ही follow करनी है, ये आप बोल सकते हैं। Sterilization और disinfection का
क्राइटेरिया पूछते हैं, तो स्टेरिलाइजेशन में सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर्स सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड डिसइंफेक्शन एलिमिनेट्स मोस्ट बट नॉट ऑल नेसेसरी स्पोर्स। स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन आपको क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल आइटम्स की पता होनी चाहिए। देन हाउ डू यू मैनेज एन आउटब्रेक इन दी आईसीयू, जो मैंने आपको अभी सर्जिकल साइट आईसीयू का एक एग्जांपल देके बताया था कि आउटब्रेक मैनेजमेंट आपको कैसे करनी है। तो उसमें आपको जो 10 स्टेप्स मैंने बताए हैं सीडीसी के, वो आपको जरूर वहां पे बोलना है। वेरीफाई डायग्नोसिस, कंफर्म द आउटब्रेक, डिफाइन द केस, एक्टिव केस फाइंडिंग, एपिडेमियोलॉजिकल एनालिसिस, हाइपोथेसिस, कंट्रोल मेजर्स जो आपने लगाए उसको इवैल्यूएट करना, कम्युनिकेट करना और रिपोर्ट करना। सो वो 10 आपको जो गाइडलाइंस है वो जरूर बतानी है। कुछ high value questions they might be asked sometimes, not always. What are the components of the Clapsy Care bundle? So Clapsy Care bundle में hand hygiene, maximal barrier protections आते हैं, chlorhexidine skin antisepsis आती है, catheter site selection आता है, and daily review of line जो है वो necessary है with prompt removal when no longer needed. So ये आपका Clapsy Care bundle है। ऐसे ही सारे bundles हमने डिटेल में मॉड्यूल में डिस्क्राइब करे हैं। How do you handle non-compliant staff during the IC audit? So this is one question जो बहुत easy, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि सपोजिंग कोई स्टाफ है जो आपका रिपीटेड नॉन कंप्लायंस दे रहा है, या फिर आपका कोई सीनियर सर्जन है जो आपको रिपीटेड नॉन कंप्लायंस दे रहा है आपके हैंड हाइजीन ऑडिट में, तो उनको आप कैसे डील करेंगे? तो उनके लिए आपको यूज करना है नॉन punitive educational approach. Provide immediate feedback, document in audit tool and follow up with refresher training. Escalate patterns to nurse manager, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी। और कभी भी उसको पर्सनल नहीं बताना है, मेक इट अबाउट पेशेंट सेफ्टी। उनको हमेशा आपको एविडेंस डॉक्यूमेंट करनी है, एंड उनको आपको हमेशा एविडेंस बेस्ड अप्रोच पे लाना है कि एक्चुअली अगर वो फॉलो करेंगे तो इतना एक्चुअली डिक्रीज इन रेट मिलेगा। देन व्हाट इज योर रोल इन एंटी माइक्रोबियल स्टुवर्डशिप? तो आईसीएन जो है वो मॉनिटर करेगी, एमआरडीओ ट्रेंड्स जो है उनको मॉनिटर करेगी, फ्लैग करेंगे अलर्ट ऑर्गेनिजम्स को, एएमएस एंटीबायोटिक कंजम्पशन को करेंगे, एएमएस वार्ड राउंड्स करेंगे, इंश्योर आइसोलेशन ऑफ रेजिडेंट्स। सो ऑल दिस यू हैव टू डू। यू समटाइम्स दे में आस्क यू कि स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करे, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि क्रिटिकल आइटम्स कौन से होते हैं जो स्टेराइल टिश्यू में जाते हैं, जैसे कि सर्जिकल आइटम्स। सेमी क्रिटिकल आइटम्स कौन से होते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि एंडोस्कोप्स आके हो गए। और हाई लेवल डिसइंफेक्शन चाहिए होता है इनके लिए। नॉन क्रिटिकल आइटम्स क्या होते हैं जो सिर्फ स्किन कांटेक्ट में आते हैं, जैसे आपका बीपी कफ हो गया, तो इनके लिए आपको लो लेवल डिसइंफेक्शन यू कैन गो विद दैट। सो स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि स्टेराइल टिश्यू में अगर एंट्री हो रही है तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि हो गए, इनमें आपको स्टरलाइजेशन करना है। सेमी क्रिटिकल वो होते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, इनके लिए आपको हाई लेवल डिसइंफेक्शन यूज करना है। और नॉन क्रिटिकल आइटम्स वो होते हैं जो सिर्फ स्किन कांटेक्ट में आ रहे हैं, इसके लिए आपको लो लेवल डिसइंफेक्शन यूज करना है। Sometimes they may ask you what is MRDO and how do you manage it, and sometimes they may ask you अगर HI rates आगे जाती हैं तो what do you do? So basically if the rates are increasing, you have to verify the data कि true increase है या फिर reporting artifact है, root cause analysis करना है, immediate process review करना है, care bundle compliance करनी है। So all these things they might ask you if your interview is going very very well. सम 10 फैक्ट्स जो यूजली क्विक फायर में पूछे जाते हैं। बीएमडब्ल्यू स्टोरेज 48 आवर्स से ज्यादा नहीं करनी है। पीईपी विंडो जो है वो 2 आवर्स से 72 आवर्स होती है, जो मैंने अभी बताया। हैंड हाइजीन टारगेट कितना होना चाहिए? मोर देन 80% हैंड हाइजीन ऑडिट में कंप्लायंस होनी चाहिए। ब्लड स्पिल के लिए आपको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज करना है। इट शुड बी प्रिपेयर्ड डेली, 24 आवर्स तक ही उसकी एक्टिविटी रहती है। क्लैप्सी बंडल में 5 एलिमेंट्स होते हैं, वो पता होना चाहिए। वैप के अंदर आपको हेड एलिवेशन मेंटेन करना है 30 to 45 डिग्रीज में, unless it is contraindicated. This is one of the key components of app bundle, पेशेंट को एलिवेटेड रखना है। HICC की हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी मीटिंग की फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट क्वार्टरली होती है, ये आपको पता होना चाहिए, साल में 4 बार जरूरी है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन सर्वाइलेंस पीरियड क्या रहता है, कब तक आप उसको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन मानेंगे? सो दैट इज अप टू 30 डेज पोस्ट ऑपरेटिवली एंड 90 डेज फॉर योर इम्प्लांट्स एज पर दी सीडीसी गाइडलाइन। सो ये क्विक फायर कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। Then I got a question from Nisha Nowar that how to become a ICN coordinator.
सो आईसीएन कोऑर्डिनेटर होता क्या है? इट इज अ क्लिनिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर ऑफ द हॉस्पिटल्स एंटायर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम होता है। एंड आपका रोल आईसीएन से हटके आईसीएन सर्वाइलेंस, बेड साइड सर्वाइलेंस से ऊपर की तरफ चला जाता है, मोर टुवर्ड्स लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। सो दैट इज योर आईसीएन कोऑर्डिनेटर रोल, जिसमें आपके हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के क्वालिटी इंडिकेटर्स, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इंटरनल जो पॉलिसीज है वो आप बना रहे होंगे, एचआई डेटा को आप हैंडल कर रहे होंगे, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को, स्टाफ ट्रेनिंग को, आउटब्रेक रिस्पॉन्स को आप कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, एनएबीएच एंड जेसीआई कंप्लायंस यू हैव टू सी, एएमएस सपोर्ट एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान्स आपको बनाने पड़ते हैं एज अ आईसीएन कोऑर्डिनेटर। एंड आपको बोथ क्लिनिशियन एंड प्रोग्राम मैनेजर की तरह काम करना पड़ता है। So basically, you can become a ICN coordinator after your certifications. You have to gain some experience, audit skills अपनी बनानी है, surveillance audits करने हैं, and धीरे धीरे आप ICN coordinator की तरफ अपने रोल में प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो बेसिकली आईसीएन कोऑर्डिनेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स जो आपको चाहिए: एचएआई सर्वाइलेंस ड्यूरिंग यूजिंग योर सीडीसी केस डेफिनेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, माइक्रोबायोलॉजिकल लिटरेसी होनी चाहिए, ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफिकेशन, नॉलेज ऑफ डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स, एंड लीडरशिप क्वालिटीज भी कुछ चाहिए जो धीरे धीरे आपको वंस यू बिकम आईसीएन यू विल लर्न दीज वेरी स्लोली। चेंज मैनेजमेंट करना है, कम्युनिकेशन कैसे करें, ट्रेनिंग डिजाइन कैसे करें, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करें, और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कैसे करें। सो कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन, हैंड हाइजीन के बारे में मैंने यहाँ पे फिर से फोकस करा है, बिकॉज हैंड हाइजीन इज समथिंग जो कि आईसीएन हो के आप कभी भी ना इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो हैंड हाइजीन बेसिकली 30% HAI रिडक्शन होता है। स्टडीज शो दैट 30% रिडक्शन इन हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शंस विद सस्टेन हैंड हाइजीन इंप्रूवमेंट। सो आईसीएन हो के आप हैंड हाइजीन से नहीं बच सकते हो। बेसिकली इट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन कंट्रोल इंटरवेंशन दैट यू कैन डू। एनएबीएच टारगेट 80% कंप्लायंस रहता है एज पर HIC4 कंप्लायंस, एंड 20 सेकेंड्स का मिनिमम ड्यूरेशन होता है, 20 to 30 seconds विच हैज टू बी फॉलोड। सो जब भी आप ऑडिट करें ये चीज आपको जरूर ऑडिट करनी है, द ड्यूरेशन ऑल्सो। बिकमिंग आईसीएन 12 month कैलेंडर आप प्लान कर सकते हैं, जैसे जनवरी में हैंड हाइजीन प्लस ऑडिट करें, बीएमडब्ल्यू ऑडिट फेब में, मार्च में HAI रिव्यू करें, देन आपका इंटरनल कमिटी अवेयरनेस हो, हैंड हाइजीन डे कैंपेन आप चला सकते हैं, एनएसआई एंड पीईपी आप कैंपेन चला सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। मॉनसून प्रेपरेशन में एज ए इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स आप डेंगू, लेप्टोस्पायरा, इन सारी बीमारियों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल को, बिकॉज नंबर ऑफ केसेस विल पाइल अप। अगस्त में यू कैन टेक अप लाइक CSSD स्टेरिलाइजेशन ऑडिट, एंटीबायोटिक प्रेपरेशन या ऑडिट आप कर सकते हैं सितंबर में। स्पिल किट को आप देख सकते हैं अक्टूबर में। नवंबर में यू कैन टेक अप एंटीबायोटिक वीक, बिकॉज नवंबर में यूजली एंटीमाइक्रोबियल स्टूवर्डशिप हम मनाते हैं, सो यू कैन डू दैट। एंड NABH रिव्यू एंड कंप्लायंस। सो दिस इन दिस वे यू कैन प्लान अप योर activities as the smart ICN. And just to give you some motivation here, that you are the last line of defense and the first line of prevention. So as a ICN आपको अपने trainees को अपने hospitals में हमेशा prevention पे ध्यान देना है, और डिफेंस में तो आपको तब आना है जब आपको कापा करना पड़ेगा। सो आई विल टेक अप अ फ्यू क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो बीच में मैं आंसर नहीं कर पाई थी। आई विल टेक ऑल दीज हियर। सो लास्ट क्वेश्चन वाज, थैंक यू किरण, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन एंड टेटनस के अलावा भी कोई वैक्सीनेशन देनी है? सो आई टोल्ड यू सिर्फ फ्लू वैक्सीन देनी होती है फॉर पीपल हु आर हाई एट रिस्क, जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, एंड आपका हु आर कलेक्टिंग दी इन्फ्लुएंजा सैंपल्स और प्रोसेसिंग दी इन्फ्लुएंजा सैंपल्स, उन सबको आपको इन दोनों वैक्सीन के अलावा एनुअल फ्लू वैक्सीन, दैट मीन साल में एक बार उनको फ्लू वैक्सीन लगेगी। बूस्टर डोज के लिए मैंने आपको बता दिया, हेपेटाइटिस बी का बूस्टर अगर लेस देन 10 आएगा तो बूस्टर डोज की आपको देना है। ब्लड बैग डिस्कार्डिंग के लिए मैंने प्रीवियस सेशन में उसको बहुत डिटेल में लिया था, फॉर डिस्कार्डिंग ऑफ ब्लड बैग अगर वॉल्यूम कितनी उसमें रह जाती है उस पर डिपेंडेंट करके। सो प्लीज यू कैन गो थ्रू योर माय प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर ऑन आवर यूट्यूब चैनल, एंड ब्लड बैग्स you can discard. Please you have to autoclave the blood bags, usually they have blood in it, usually उसको autoclave करके ही discard करना है, do not discard it without autoclaving. Okay, so they should be autoclaved. मैम गॉज पीस अगर कंटामिनेटेड नहीं है
बिना यूज किया गॉस पीस किस में डिस्कार्ड करने हैं. सो कंटेमिनेटेड नहीं है अगर गॉस पीस इज एब्सोल्युटली स्टेराइल, यू कैन डिस्कार्ड इट लाइक दैट ओनली इन द ब्लैक कंटेनर. इफ इट इज कंटेमिनेटेड, yes, in the yellow bin. हेपेटाइटिस, देर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम संगीता मैम, हेपेटाइटिस एंड टीटी इंजेक्शन कितने टाइम देना चाहिए? तो हेपेटाइटिस का तो सिंगल वैक्सीनेशन होता है 0, 1 एंड 6 मंथ्स पे. उसके बाद आपको सिर्फ टाइटर कराना है. जब आपका टाइटर कम जाना है तो वो रीवैक्सीनेशन कराना है, अदरवाइज नहीं. टीटी इंजेक्शन जो आपका है, अभी आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट ने भी अपनी प्रोटोकॉल्स में चेंज कर दिया. जो जो टीटी इंजेक्शन है वो यूजली 5 years तक हमें नहीं जरूरत पड़ती है, बिकॉज मोस्टली स्टाफ वैक्सीनेटेड होता है. आफ्टर दैट येस यू कैन रिपीट टीटी अगर आपका कोई माइनर इंजरी है तो. किरण, आपका एक क्वेश्चन है जो आर्टिकल मैम वो येलो में डिस्कार्ड करेंगे अलग अलग बिन. ये मेरे को समझ में नहीं आया कौन सा आर्टिकल आप कहना चाह रहे हैं इसमें. आप इसको प्लीज एक बार मुझे बता सकते हैं? राजेश जी, आपको ऑल टॉपिक्स एंड पीडीएफ फॉर फर्दर नॉलेज चाहिए? हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे हमारे सारे डालते हैं. एंड फर्दर आप अपने काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज दैट यू हैव. वी विल प्रोवाइड यू ऑल दी लेक्चर्स. मैं अभी चैट बॉक्स में ना नंबर भी डाल दूंगी काउंसलर से कांटेक्ट करने का, जिनसे आप डिटेल्स फर्दर चेक कर सकते हैं. ऑल टॉपिक्स एंड ऑटोक्लेव पैकिंग सिस्टम. मैम, क्वालिटी लेक्चर हिंदी इंग्लिश कंबाइन समझाइए. ओके. तो संगीता, आपके जो क्वालिटी के डाउट्स हैं आप मुझे प्लीज मैसेज कर दीजिएगा. वी विल टेक अप योर डाउट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश. उनको मैं सारे उनको क्लियर कर दूंगी उसी में. ओके. आई हैव कि ओके, यू वांट कि स्पिल वाले हाँ, स्पिल वाले को हम येलो येलो बैग में डालेंगे. जो भी हम गॉश पीस या आप जो टिश्यू पेपर्स उनके ऊपर डाल रहे हैं हाइपोक्लोराइड से, वो सारे को येलो बैग में डालेंगे. स्ट्रिप को किस में डालना है ग्लूकोमीटर की? yes, it is contaminated with blood, so you can put it in yellow. So I hope that solves all your doubts. And just as a ICN, one last thing, that single most important thing that we can take up here is that to prevent the spread of infection is something so simple and easy to overlook, that is your clean your hands. So आपको as a ICN आपको please hand hygiene पे हमेशा focus करना है and उस पे हमेशा focus करना है. So doubt, I have a doubt from Sagita. Thanks ma'am. TT and hepatitis डाउट करने के लिए. ओके, थैंक यू सो मच संगीता, माय प्लेजर फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स. एंड थैंक यू टू ऑल आवर स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें डाउट भेजे थे. आई होप आप लोग के डाउट्स क्लियर हुए हैं. आई ट्राइड टू कवर दी मैक्सिमम. फिर भी कुछ रह गया है, सो वी विल टेक इट अप इन दी नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच ऑल आवर स्टूडेंट्स. एंड दिस इज द नंबर यू कैन चेक ऑन द डिस्प्ले, 8570037424. अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं, आप प्लीज अपने काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू विद अनदर डाउट क्लास, या फिर कुछ पर्सनल सेशन अरेंज करना होगा तो उसके लिए. ओके, थैंक यू सो मच फ्रॉम ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस. एंड आपके जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज हमसे कनेक्ट कर लीजिएगा. संगीता, आपके जो डाउट्स हैं आई विल आस्क वन ऑफ द काउंसलर्स आपसे कनेक्ट करने के लिए, ताकि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में हम लोग एक्सप्लेन कर सके. थैंक यू. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. थैंक यू. बाय.